हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा दिया है, कई बार पढ़ा दिया, स्टूडेंट वन शॉट में पढ़ा दिया डिटेल लेक्चर में। लेकिन आज हम क्या करेंगे, पूरा एक तरफ से ही पढ़ रहे हैं, एक तरफ से पूरी बुक के वन शॉट देखेंगे। ठीक है, एक तरफ से वन शॉट का मतलब इसको आज पूरा वन शॉट में हम निपटाएंगे। चैप्टर फ्लो बार बार नहीं लिखेंगे, वो आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं, पूरा चैप्टर निपटाने की कोशिश करते हैं एक सवा घंटे में। ठीक है, पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए हमारी, रासायनिक समीकरण क्या है भैया, रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, इससे बात शुरुआत करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए तत्वों के बदले प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया समीकरण। पहली बात कुछ जान लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया क्या है। देखिए हमारे वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सारी गैसें हैं, कुल कितने, ठीक है, गैसें हैं, कुछ धातु हैं, कुछ धातु है, मतलब कुल मिलाकर तत्व कितने हैं, टोटल ऑलरेडी 118 एलिमेंट्स है हमारे पूरे वायुमंडल में। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से होती है, उनके कौन कौन से समीकरण है, रासायनिक अपक्रिया कितने टाइप होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें मैं स्टार लगाते चलूंगा। रासायनिक समीकरण का क्या है, तत्वों के बदले प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया समीकरण। प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया समीकरण हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे C+O2 बराबर क्या होता है, साइन ऑफ CO2। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन। भाई ये कार्बन क्या नाम है, मैंने इसका क्या लिख दिया, ये प्रतीक लिख दिया। समझना स्टूडेंट, इसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, प्लस में ऑक्सीजन बोलते हैं, और ये तो आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक है, कि तत्वों के बदले प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद आता है रासायनिक संतुलित समीकरण। रासायनिक संतुलित समीकरण क्या है, देखिए एक ही बार में मैं पूरा खत्म करूंगा, आप ध्यान से देखना, नोट्स बनाते चलना, अगर नहीं बनाए तो बनाए, फिर भी बना लेना, ये शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक, क्लास को रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से, जिससे एक भी मार्क्स ना छूटे पाए। और हाँ भी स्टूडेंट, एक बात याद रखना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब सब्सक्राइब करोगे तभी तक आप ये पूरी सीरीज आपके पास हटेगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिख देना भी यहाँ पर दिक्कत हुई। रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक, इसका समीकरण का महत्व देख लेते हैं, वो तो बात को देखेंगे आगे चल के, महत्व देख लेते हैं। अच्छा, महत्व क्या है, पहली बात, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ये अभिकारक क्या, वह उत्पादों का ज्ञान होता है। ठीक है, दूसरा नियम जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण बोले तो बचाना, संरक्षण का नियम, या इसको एक और नाम बोल सकते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ये क्या बोलता है, इसमें का दूसरा महत्व है कि द्रव्य में अंतर है। द्रव्य बोले पदार्थ, मैटर, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट, एक रूप से ना ही नष्ट। ठीक है, अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। पुष्टि बोले तो जानकारी मिलती है स्टूडेंट, पुष्टि होती है। तो इतनी बात समझ में आई।
ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता 2 मार्क्स में पूछ ले। ठीक है, बोल देगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक संतुलित समीकरण का महत्व लिखो, तो ऐसे नहीं। रासायनिक पहली क्या, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले विकारक उत्पादों का ज्ञान होता है। अभिकारक उत्पाद क्या, भी बात करेंगे। दूसरी टर्म्स क्या है, रासायनिक, जिसको बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य के विनाशिका का नियम। पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितनी रासायनिक अपक्रिया होगी, जितना अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होगा, उतना उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जान लेते हैं थोड़े अभिकारक क्या है। अभिकारक की डिफिनीशन जान लेते हैं। अभिकारक क्या है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, दूसरी टर्म हम बात कर लेते हैं उत्पाद की। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, देखिए स्टूडेंट, मेरी कोई भी डिफिनेशन आपके बुक से मैच नहीं करेगी। हाँ, एक बात और है कि मैं जो यूपी बोर्ड जो अपनी वेबसाइट पर पीडीएफ जारी करती है सिलेबस का, मैं इसी सिलेबस से पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी से। ठीक, तो अभिकारक की परिभाषा लिख लीजिए, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाता है। उत्पाद जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे इधर मैंने CO2 लिया था, तो ये इतना क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, और इधर पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्पाद। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर, चलिए ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण की परिभाषा देखते हैं, क्योंकि एक तरफ से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना स्टूडेंट, पूरा चैप्टर फिनिश करना एक ही बार में। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्या है, रासायनिक समीकरण, ये है क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण है जिसके तत्वों एवं परमाणु, अभिकारक तथा उत्पादों में जो तत्वों एवं परमाणु की संख्या हो आपस में बराबर हो। जैसे मैंने Mg+O2 लिया, तो इधर MgO कर दिया। अब इधर देखिए, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2, इधर लगा दिया 2 ऑक्सीजन 2 Mg, इधर भी लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण, ऐसा इधर ही लिख दें, जगह बच जाएगी, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में तत्व एवं परमाणुओं की संख्या क्या हो स्टूडेंट, आपस में बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अच्छा, कि कोई भी रासायनिक समीकरण कितने प्रकार से है, तो रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पर हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन पहले, कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक तरफ से पूरा रिवाइज करना, पूरा चैप्टर ही पढ़ना। नहीं नोट्स बनाया, अभी तक नहीं पढ़ा है, फिर भी ये सीरीज देखकर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, एग्जाम में फुल मार्क्स करेंगे इससे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पर दूध लिया और दूध से हमने दही बनाया, तो इधर वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अभिकारक बोलते हैं। अच्छा, इधर वाले को उत्पाद, अभी मैंने आपको बताया है।
अभिकारक उत्पाद। तो देखिए दूध से दही बन जाएगा, क्या दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। लिखिए ऐसा परिवर्तन जिससे अभिकारक से उत्पाद बन जाए लेकिन उत्पाद से अभिकारक ना बने, लेकिन उत्पाद से अभिकारक ना बने। एग्जाम्पल आप इस समझिए स्टूडेंट। दूसरा बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या है? परिवर्तन बोले यार अपक्रिया बोले, आपकी इच्छा। परिवर्तन बोले तो या रिएक्शन बोले, रिएक्शन का मतलब ही होता है परिवर्तन होता है। ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए मान लिया यहाँ पर पानी लिया मैंने, सपोज दैट, और पानी से मैंने क्या बनाई? बर्फ। ठीक है, क्या बनाया स्टूडेंट? बर्फ बनाया। तो इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, रिएजेंट। देखिए अब अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, उत्पाद से अभिकारक भी बन जाएगा, क्योंकि बर्फ को धूप में रखोगे तो पानी बन जाएगा, और पानी को अगर फ्रिज में रखोगे तो बर्फ बन जाएगा। तो इसका मतलब दोनों होंगे। तो भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिससे अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक बन जाए। ठीक है, ऐसा परिवर्तन से अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये दोनों पूछ सकता है। जिस पर मैं इंपॉर्टेंट रहेगा मैं टिक लगाता चलूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब पढ़ते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहा है स्टूडेंट। अब ध्यान देना तुम लोग, ठीक है, और नोट्स बनाते चलना। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। कितने टाइप की होती है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार? राइटिंग आप समझ लेना, मैं बोल ही रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार 7-8 होते हैं। ठीक है, मुख्यतः हमारी बुक में दिए हुए। तो इसमें पहले आता है संयोजन अपक्रिया। फर्स्ट नंबर देंगे किसको? संयोजन अपक्रिया। ये संयोजन अपक्रिया क्या है? जब 2 या 2 से अधिक अपकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या बनेगा? CO2। यहाँ पर मैं इजी एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूँ, कठिन भी ले सकता हूँ, डिफिकल्ट भी। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अभिकारक बोलते हैं। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, उत्पाद केवल एक ही बनेगा। उत्पाद कैसा बनेगा? एकल बनेगा। ठीक है, तो लिखना ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर देखिए ऐसे केस में 2 या 2 से अधिक अपकारक मिलकर अपक्रिया के फलस्वरूप ठीक है, देख लेना स्टूडेंट, नया क्रिया के फलस्वरूप लिखा। क्रिया के फलस्वरूप एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन क्रिया। ऐसे केस में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, या अभिकारक मिलकर अपक्रिया के फलस्वरूप एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप चाहे तो। मान लीजिए S ले लिया, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन के साथ किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब B दूसरा देखते हैं वियोजन। ठीक है, वियोजन क्या है?
संयोजन का एक नाम और भी होता है योगात्मक होता है, वियोजन का दूसरा नाम अपघटन होता है। ये बात आप ध्यान रखते चलिए, मैं बताते चलूंगा। वियोजन अपक्रिया क्या है स्टूडेंट, ये जान लेते हैं। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। इसमें क्या था, इसमें अब देखिए, इसमें मान लीजिए CO2 मैंने लिया तो C+O2, इसमें अभिकारक कितना होगा, 1 होगा, एकल होगा। उत्पाद 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। विपरीत, जिसको बोलते हैं विपरीत, यहाँ पर SO2 होगा, साइन ऑफ आरो H+O2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया ठीक है, जिसमें एकल अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप, एकल अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 या 2 से अधिक, अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। वियोजन का दूसरा नाम अपघटन, संयोजन का दूसरा नाम योगात्मक। ऐसी क्रिया जिसमें एकल अभिकारक अपक्रिया के फलस्वरूप 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये होती है 2 टाइप की। नंबर 1 होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है ठीक उष्मीय वियोजन, मैं आपको बता दे रहा स्टूडेंट, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा इसमें। उष्मीय वियोजन क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा कराई जाती है, कराई जाती है। रामायण फर्जी बुक में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया NH4Cl, इस डेल्टा दिया तो NH3 इसमें टूटेगा प्लस HCl में टूट जाएगा। दूसरा हमने लिया विद्युतीय वियोजन बोल सकते हैं, विद्युतीय वियोजन। ये क्या होती है, जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर तो लाइट चली गई है, याद रखना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती हो ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे 2H2O2 साइन ऑफ आरो 2H2+O2 मैंने संतुलित करके ऑलरेडी लिख दिया है। तो ये बात समझ में आई। विद्युतीय वियोजन विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, उसमें वियोजन उष्मा के द्वारा कराई जाती हो। लास्ट बची है, लिख दे इधर कर दे रहे हैं। लास्ट बची है विद्युतीय वियोजन हो गई, उष्मीय वियोजन हो गई, ठीक है। और कौन सी, पहले वियोजन पढ़ी, वियोजन का जिसमें एक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। उष्मीय वियोजन हम लोग पढ़ ली, उष्मा द्वारा कराई जाती हो। विद्युतीय वियोजन पढ़ ली, विद्युत द्वारा कराई जाती होगा। तीसरी आएगी तो तीसरी बता देंगे, ठीक है। माइंड में भी नहीं आ रही, तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आई। अब हम डालते हैं संयोजन होगा, वियोजन, उसके बाद कौन से आते हैं, विस्थापन। बल्कि ये आपसे पूछेगा नहीं स्टूडेंट, जाहिर सी बात है। हाँ चलिए बता ही दे रहा हूँ। एक होते प्रकाशीय वियोजन। क्या होते हैं, प्रकाशीय वियोजन। आ गई माइंड में, आपकी किस्मत अच्छी थी। प्रकाशीय वियोजन क्या है, जो प्रकाश के द्वारा कराई जाती है। 2AgCl बराबर साइन ऑफ और 2Ag और प्लस Cl, ऐसे, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की ऊर्जा द्वारा, याद रखना, प्रकाश की ऊर्जा द्वारा कराई जाती हो, प्रकाश की ऊर्जा द्वारा कराई जाती हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ऐसे प्रकाश की उस बात, बस खत्म हो गई वियोजन, पूरी खत्म कर ली। संयोजन का कोई टाइप नहीं, तो नहीं देखा ऐसे क्रिया जो 2 अधिक, ठीक है। ये मैंने देखा, वियोजन देखा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब वियोजन हो गया, उसके बाद क्या बचता है स्टूडेंट, विस्थापन बची है। देखिएगा थोड़ी आवाज भी आ जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पहली बात आएगी नहीं, दूसरी बात आ जाए तो आप मैनेज करना, क्योंकि हम आप लोग सीखने बैठे हैं, ठीक है। तीसरी होती है विस्थापन। पूरा चैप्टर एकदम सिस्टमैटिक निपटाएंगे।
अगर मैं कहता हूँ अगर आपने पूरी वीडियो देख ली आपको मजा आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक भी नंबर बोर्ड में आपकी गलत नहीं होने वाले इस पूरी सीरीज से, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर निपटाने वाला हूँ वन शॉट में, ठीक है। अब होती है तीसरी, सी नंबर देख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भैया, विस्थापन। इसका दूसरा नाम क्या होता है भैया, प्रतिस्थापन, ठीक है। मैं दूसरा तीसरा नाम भी बताता चलूंगा, नहीं कहोगे भैया बताते हैं। विस्थापन क्रिया क्या है, जब कोई, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा नीचे ले लें ज़्यादा बढ़िया रहेगा। Fe प्लस CuSO4 साइन ऑफ आरो FeSO4 प्लस Cu। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दो एग्जाम्पल आपके बुक में अनिवार्य है, Zn प्लस CuSO4 साइन ऑफ आरो ZnSO4 प्लस में Cu। देखना स्टूडेंट, इधर वाले को विकार, इधर वाले उत्पाद बोलते हैं, आप जानते होंगे। देखिए जब कोई तत्व कॉपर को हटा दिया, इसके स्थान खुद ले लिया, कॉपर को निकाल दिया, जिंक कॉपर को निकाल करके खुद इसका स्थान ले लिया। जब कोई तत्व किसी तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं विस्थापन क्रिया। लिख देंगे, ऐसे फर्जी रिएक्शन आसान है। ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को एक स्थान से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। हाँ, दर्द करने लगा स्टूडेंट पढ़ाने से, स्पीड से लिख रहे हैं। ऐसे क्रिया जिसमें कोई तत्व, ये रहा कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान स्वयं, देखिए आयरन ने ग्रहण कर लिया, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन क्रिया कहते हैं। इसके बाद आती है द्विस्थापन क्रिया, ठीक है भैया। द्विस्थापन अपक्रिया कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ स्टूडेंट, आप ध्यान से देखना, ठीक है, मजा आएगा लेक्चर देखने में। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, AgSO4 प्लस BaCl2 साइन ऑफ आरो BaSO4 प्लस 2AgCl हो जाएगा, Ag इधर 2 इधर लगा दीजिए, 2AgCl, ठीक है। यहाँ पर Cl2 हो गया। अब देखना स्टूडेंट, तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं पहले, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल ले लें, BaSO4 प्लस Na2 NaCl ले लेते हैं, NaCl, तो क्या होगा, BaCl2 Na2SO। देखिए यहाँ पर BaCl2 हो गया, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर Na2 हो गया, SO4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ हो गया, इसके साथ ये होगा, इसके साथ, मतलब आपस में अदला बदली कर रहे हैं। अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। प्लस देखा माइनस, देखिए ये प्लस उस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ये माइनस उस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो लिखिए ऐसी अभिक्रिया, ये मार्कर भाई चल नहीं रहा, इसको पहले हटा देते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। ऐसे केस में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, इसको लिख देते हैं आदान प्रदान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विस्थापन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके समक्ष है। इसके बाद क्या होती है, ई नंबर में ऊष्माशोषी क्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी देख लेते हैं, पीछे भी देख लेंगे। ये क्या है, ऐसी क्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसे CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2O, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी, ऐसी क्रिया जिसमें ऊष्मा का
अवशोषण हो स्टूडेंट, क्या हो, उष्मा का अवशोषण हो, उसे उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं, उसे उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर इतनी देर खड़े होकर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। एकदम आसान भाषा में समझाते, इस तरह आपको कोई नहीं समझाएगा, शायद ही कोई समझाए स्टूडेंट, ठीक है। और बुक से मेरी मैच नहीं करती, क्योंकि आपको बोर्ड में लिखने में दिक्कत नहीं। देखिए कितने सिस्टमेटिक से एग्जाम्पल लेता हूँ, कितने सिस्टमेटिक से इसी से परिभाषा निकाल कर बताता हूँ। तो आपका धर्म बनता है, आपने धर्म का पालन करें, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। तो उसमें सोशल क्रिया कहते हैं। एक और बची है EF में, देख लेते हैं क्या होते हैं, उष्माक्षेपी क्रिया। उष्माक्षेपी वो आप खुद बुक में देख सकते हैं, मैंने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है, देर कितनी भी लगे, उष्माक्षेपी पहले नहीं पढ़े फिर भी ठीक है। तो मान लीजिए CaOH का होल प्राइस CaO प्लस H2, ठीक है, CaO प्लस H2O। तो ऐसे क्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उसमें फेंकी जाए, ऐसे क्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, उसे क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए उष्माशोषी क्या ऐसे क्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, उष्माशोषी क्रिया कहते हैं। CH4 साइन और CO2 प्लस 2H2O ले लिया। उष्माक्षेपी क्या, जिसमें उष्मा फेंक दो उष्मा का, कितने कैलोरी 2 जूल, वो हम नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, लिखना चाहिए वो नहीं लिख रहे हैं, वो आपके काम की चीज नहीं। उष्माक्षेपी क्या ऐसे क्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन, उष्माक्षेपी कहते हैं। CaOH का होल प्राइस फॉर CaO प्लस H2। एक मिनट देख लें, ऑडियो वीडियो क्लियर स्टूडेंट, आई होप कि ऑडियो वीडियो क्लियर हो गया। 30 मिनट हो चुके हैं, मैंने आधे से ज्यादा चैप्टर कवर कर लिया। इसके बाद क्या आएगी, अवक्षेपण क्रिया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो स्थापन भी पढ़ा दी, इसके बाद आएगी अवक्षेपण अपक्रिया, उसको देखेंगे भैया। F के बाद क्या आता है, G, ठीक है, चलिए G क्या आती है स्टूडेंट, अवक्षेपण अपक्रिया। देखिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं अवक्षेपण और विस्थापन में, इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, आप नहीं फंसोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, AgSO4 वही वाला, BaCl2 साइन आप हरो BaSO4 प्लस 2AgCl। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे कुछ सफेद रंग का अवक्षेप होता है, ठीक है, उसकी बात, रंग की बात नहीं करेंगे, केमिस्ट्री रंग भी बताना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें 10 तक रंग नहीं दिया, हम नहीं बताएंगे। तो इधर वाले का इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। ये क्या होता है, एरो नीचे क्यों लगे रहेगा, तो आप जान लेना कि अवक्षेपण, एरो नहीं लगेगा, एज अ टिश रहेगी तो वो विस्थापन। समझ में आई बात, एरो लगेगा कि बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 ले सकते हैं, तो क्या होगा, BaSO4 प्लस में 2NaCl2 या 2NaCl यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसी अपक्रिया। देखिए हमारी बुक में इसकी 2 परिभाषाएं दी हुई है, या तो इसमें अविलेय लवण प्राप्त हो, ठीक है, या अवक्षेप बनता हो। ऐसी अपक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो, अवक्षेप, ये सही मेरे हिसाब से, इसके हिसाब से यहाँ पर भी क्या बन रहा है, अवक्षेप बनता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। इसके बाद क्या आती है स्टूडेंट, रेडॉक्स आती है। रेडॉक्स क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट, रेडॉक्स क्या है, ठीक है। रेडॉक्स होती है 2 टाइप की, एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन, ठीक है। अब ध्यान देना, रेडॉक्स में एक होता अपचयन, एक होता उपचयन। उपचयन को एक नाम और भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अच्छा, अब बोलोगे भैया अपचयन उपचयन हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी रिएक्शन अपचयन है, कौन सी रिएक्शन उपचयन है, ठीक है।
ये बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। अपचयन उपचयन पता करने के लिए इसको क्या बोलते हैं? अपचयन। इसको क्या बोलते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। रेडॉक्स क्रिया क्या है? पहले परिभाषा लिख दें। ऐसे क्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, साथ साथ चलती। देखिए इतनी देर से पढ़ा रहे हैं ना, मैंने पहले 12th की रिलेशन एफेक्ट की ऑलरेडी मैंने 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेकर आए, फिर आपकी स्टूडियो में तुरंत ही आ गए। ठीक है, तो लमसम 2-2.5 घंटे पढ़ाते वक्त हो गया, तो रेस्ट की आवश्यकता भी हो सकती है। सिर्फ जिसमें अपचयन उपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स क्रिया बोलते हैं। अपचयन क्या है? ध्यान से अब यहाँ पर समझना। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना। अच्छा, अपचयन क्या है? पहले एक बात समझना। एक बात समझने के लिए हमें 10 बात समझनी होगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी स्टूडेंट, माइंड नहीं काम कर रहा है, तो इतना आप लोगों ने लिखा। चलिए पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए CuO प्लस H2 एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या होगा? Cu प्लस H2, दूसरा लेंगे ZnO प्लस C, साइन ऑफ आरो Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, उपचयन और अपचयन का मतलब जानेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, सॉरी स्टूडेंट, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना होता है। अब कथन कर लेना। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। अच्छा, अब समझो, इधर ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पर निकलेगा तो जुड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का निकलना होगा। तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर जाकर जुड़ रही है भाई। ऑक्सीजन देखिए यहाँ से सॉरी यहाँ से देखिए ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन का निकलना क्या हो रहा? अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है स्टूडेंट? अपचयन। यहाँ पर देखिए जुड़ रही, तो इसका क्या हो रहा? उपचयन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए यहाँ से निकल रही, इसका क्या हो रहा? अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और यहाँ पर जाकर ये जुड़ रही, तो इसका क्या हो रहा? उपचयन हो रहा। आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, फर्स्ट दिस एग्जांपल रेडॉक्स एसिड में अपचयन उपचयन दोनों। इसकी मैं 7-8 परिभाषा, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन के जुड़ना, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी, अन्यथा स्टूडेंट आप गड़बड़ कर दोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या बचा है मेरे हिसाब से? मैंने ये पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, अब हाँ, कुछ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं संक्षारण और लास्ट टॉपिक विकृत गंधिता की ओर खत्म करेंगे। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अम्लरता के संपर्क में आ जाती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारण क्या है? जिसको जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित हो जाती है। उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण, अरे भगवान, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। मैंने आपसे वादा किया चैप्टर पूरा खत्म करेंगे तो करेंगे, कुछ भी हो जाए, कितनी भी गर्मी हो, नो मतलब। ठीक है, माइंड मेरा भी नहीं काम कर रहा, आपका ना करता हो, इतनी देर से देख रहे हैं, फिर भी दोनों लोग क्या सहमति से। संक्षारण क्या होता है? मान लीजिए आप कोई
लोहा है तो लोहे में क्या कुछ दिन तक रखे रहने पर उसमें क्या होता है कि इसमें मूर्छा इस बोलते हैं खा लेता, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वही संचारण, जब कोई धातु अम्लरता के संपर्क में आए तो संचार, उस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उपाय लिख लेंगे, इसके उपाय लिख देंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट, इस पर समझ देंगे। नंबर 1, लोहे को पेंट करना, लोहे को पेंट करना। अच्छा, दूसरा, जिंक धातु का लेपन करके संक्षारण से रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, गैल्वनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। जो आपके बुक में नोट में भी दिया होगा, मैं उसे भी बताऊंगा, ध्यान रखना। गैल्वनीकरण अपक्रिया का है जिंक धातु का लेपन। अब जिंक धातु का लेपन लोहे पर कर दें, फिर भी उसमें क्या जो मूर्छा बोलते हैं वो नहीं लगेगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है विकृत गंधिता, उसके बाद हम चैप्टर को पूरा फिनिश कर दें। विकृत गंधिता, देखिए स्टूडेंट, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि मैंने आपके लिए एक भी टॉपिक इस पूरे चैप्टर में नहीं छोड़ा। 1 मिनट ऑडियो वीडियो देख लें। हाँ ठीक, क्लियर आ रहा है स्टूडेंट, हमने आपके लिए एक भी टॉपिक नहीं मिस किया। आप जाकर कोई भी रेफरेंस बुक उठा लें या एनसीईआरटी उठा लें, इसको भी फिनिश कर देते हैं। विकृत गंधिता क्या है, मान लीजिए चिप्स पैकेट लिया आपने, देखा होगा जब चिप्स पैकेट से उसमें नाइट्रोजन, उसमें कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस निकले तो उसमें स्वाद और गंध बदल जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। देखेंगे जब वसा और तेलों का उपचयन होता है, जब वसा व तेलों का उपचयन होता है या वे काफी समय तक रखे जाने पर स्वाद और गंध में बदल जाते हैं, तो उस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। उपाय भी लिख लेते हैं। बर्तनों को वायुरोधी में रखना चाहिए, ठीक है। बर्तनों को वायुरोधी में रखना चाहिए, या आप लिखे खाने को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। खाने को वायुरोधी, देखिए बुक में ऐसा नहीं दिया स्टूडेंट, मैं एग्जाम्पल इसी के अनुसार लेकर बता रहा हूँ। खाने को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपके मिलेंगे, नंबर 1 भी नहीं कटेंगे, ठीक है। दूसरी बात, चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरनी है चाहिए। चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन, जिसको क्या बोलते हैं, N2 गैस भरनी चाहिए, जिससे संक्षारण से रोका जा सकता है। हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया, ठीक। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अम्लता के संपर्क में आ जाती है तो वह संचयित हो जाती है। लोहे में पेंट करके रोक सकते हैं, जिंक धातु का लेपन संक्षारण से रोका जा सकता है, इसे गैल्वनीकरण कहते हैं। दूसरी बात है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, जब वसा और तेल का उपचयन होता है वह काफी समय तक रखे जाने पर स्वाद और गंध में बदल जाते हैं, तो उस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। चिप्स खाने को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। उपाय, और चिप्स की पैकेट नाइट्रोजन गैस भरी होनी चाहिए, वही चिप्स आप लेना, ठीक है। इस चैप्टर से हमें ये जानकारी मिलती है। चलिए स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर खत्म कर दिया पूरा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा स्टूडेंट। अगर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा और ये पूरी मैराथन सीरीज आप देख लेते हैं तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। डिटेल के बराबर भी मैंने पढ़ाया है, ठीक, डिटेल के बराबर ही पढ़ा और ज्यादा ही पढ़ाया है, कम नहीं पढ़ाया है। रह गए क्वेश्चन आंसर के बाद, तो वो हम भी कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन आंसर क्या, क्वेश्चन आंसर तुम तुरंत ही कर लोगे ये सीरीज देखने के बाद। हाँ, वीडियो को लाइक और प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है स्टूडेंट। हमने 2 अगस्त से अनाउंस किया, आप जाकर देख लीजिए फ्री सीरीज में, ठीक है। मैं पूरे चैप्टर 1 शॉर्ट पढ़ाऊंगा 10 से लेकर 12 तक, जो भी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय।